नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी है। इस वीडियो के द्वारा मिली हुई कोई भी जानकारी किसी भी चिकित्सा सलाह के बराबर नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी कान नाक गले से संबंधित शिकायत है तो आप ईएनटी सर्जन या ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। हाय मेरे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में आ गई है कमजोरी? क्या आपके हाथ और पैरों में होता है दर्द? क्या आपका स्टेमिना हो गया है कम? क्या आप थोड़े ही चलने पे हांफने लगते हैं? क्या आपको अपने दिल की धड़कन महसूस होती है? क्या आपको आपके प्रियजन, आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि तुम पीले पड़ गए या तुम सफेद पड़ गए? क्या आपके हाथ और पैरों में होता है दर्द? क्या आपके हाथ और पैरों के एंड्स पे होती है झंझनाहट? क्या आपके हाथ और पैरों के एंड्स पे लगता है कि जलन हो रही है? अगर ये सब आप महसूस कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। आज का ये हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर दिगंत शर्मा। आई एम MBBS DNB ENT और मेरा ये मिशन है कि मैं आप सबको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जिससे आप अपनी सेहत को बनाए रखें। कोई भी ऐसी डिसीज वाली या कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो कि प्रिवेंट हो सकती है खाने से या कुछ परहेजों से, तो वो आप जरूर करें। आप अपनी गलतियों के कारण अपने शरीर के लिए कोई भी बीमारी को इन्विटेशन ना दें। तो यही मेरा एम है। इसी एम से हम आगे बढ़ते हैं और आपको आज बताते हैं B12 डेफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों नमस्कार। विटामिन B12 वैसे तो विटामिन B का ही पार्ट है। जैसे पुराने जमाने में या कोई भी यह बोलता था कि मुझे B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना है। B कॉम्प्लेक्स यानी बहुत सारे B जो कि B1 से लेके B12 तक होते हैं। उसी विटामिन B का एक पार्ट होता है B12 जिसको मिथाइल कोबालामीन या साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है। बहुत सारे शरीर के फंक्शन में B12 का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में DNA बनना है तो DNA बनने के लिए भी B12 की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में जो एनर्जी एक्वायरिंग प्रोसेस है जिसे ATP, ADP, जो लोग बायो के होंगे वो जानते होंगे, जो खाने से एनर्जी बाहर निकलती है, उस प्रोसेस के लिए भी हमें B12 की जरूरत होती है। तीसरी बात, हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं नर्व्स यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए भी B12 का बहुत ही अहम रोल है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में रक्त की कोशिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं RBC, WBC और जो इम्यूनिटी वाले सेल होते हैं अलग अलग, इनके भी मैच्योराइजेशन के लिए B12 की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि DNA के मैच्योर होने के लिए B12 की जरूरत होती है और हर सेल, हर कोशिका में DNA सिंथेसिस होता है। तो जैसे ही B12 की कमी होगी, सेल्स के मैच्योराइजेशन में प्रॉब्लम होगी और बॉडी के हर शरीर का कोई भी ऑर्गन, कोई भी फंक्शन खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो B12 से कॉमन कारण है वह है कि हम डाइट में ही B12 कम लेते हैं। अब डाइट में कम लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट में B12 बहुत कम होता है और इसी कारण से जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें B12 की कमी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, बड़ी उम्र। वैसे तो B12 हमारे शरीर में खुद ही बनाया जाता है, पर बड़ी उम्र के साथ शरीर में उसका बनना कम हो जाता है, पहली बात। और दूसरा, B12 का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तीसरी, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उनमें विटामिन की जो है जरूरत ज्यादा हो जाती है। विटामिन की जरूरत ज्यादा होने से क्या होता है कि B12 की जो इफेक्टिव अमाउंट शरीर में है वह कम हो जाती है, शरीर की डिमांड ज्यादा हो जाती है। और दूसरा, जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो B12 की कमी खुद आ जाती है। आप खाते हैं पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा
कई ऐसी शारीरिक कंडीशन है जिसमें B12 की डिमांड बढ़ जाती है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसके शरीर की B12 की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। कई शारीरिक स्थितियां हैं जहां न्यूट्रिएंट की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे, इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन या गर्भवती स्त्रियां, उनमें न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी कारण से इन लोगों में B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगला कारण जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि B12 का एब्जॉर्प्शन शरीर में कैसे होता है। हमारे शरीर में B12 का एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम यानी छोटी आंत का जो सबसे आखिरी वाला हिस्सा होता है वहां पे होती है। छोटी आंत जिसको कि 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। जो इलियम का भी सबसे आखिरी वाला हिस्सा होता है जिसको टर्मिनल इलियम कहते हैं, उस जगह पे B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। तो B12 का एब्जॉर्प्शन इतना इजी नहीं है। जैसे ही हम स्टमक में जाते हैं, स्टमक में होते हैं पैराइटल सेल्स, वहां से एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है और स्टमक में एसिड का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर एसिड होगा तभी इंट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट होगा और वो B12 से कंबाइन करेगा। जैसे ही ये इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 आपस में कंबाइन करेंगे, ये टर्मिनल इलियम तक चले जाएंगे और टर्मिनल इलियम में इसके एब्जॉर्प्शन का रिसेप्टर होता है जहां से ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसी सिस्टम में कहीं कमी हो जाए तो B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। अब मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी एब्जॉर्प्शन की। अब धीरे धीरे स्टेप्स में चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी में क्या हो कि एसिड बहुत जरूरी है B12 की डेफिशिएंसी के लिए, तो कोई अगर एसिडिटी की ड्रग्स पे हो तो चांस है कि उसके अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एसिडिटी की ड्रग्स जैसे पेंटाप्राजोल, एंटीहिस्टामिन, रेनिटिडीन, ये सब जो है ये B12 की डेफिशिएंसी या B12 की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और डेफिशिएंसी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर किसी के शरीर में सर्जरी हो जिसमें टर्मिनल इलियम को हटा दिया जाए, जो कि मेन हिस्सा है B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, तब भी B12 की कमी हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों में इंट्रिंसिक फैक्टर की भी कमी हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से B12 जुड़ता नहीं है और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा कई लोगों में जो B12 का रिसेप्टर होता है वो डिफेक्टिव होता है, उसी चक्कर में B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। उसके अलावा कई कंडीशन ऐसी हैं जिसमें शरीर में एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जैसे कि किसी को क्रोहन्स डिसीज है, इलियल रिसेक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा अगर किसी के पेट में कीड़े हैं तो भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा स्टमक की कई कंडीशन हैं जिसमें B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसका एक है एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, प्रेनिशियस एनीमिया, और ये 2 कंडीशन है। प्रेनिशियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आता, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, और एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में सूजन होती है स्टमक में, इसलिए एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इसके अलावा एक जेनेटिक कारण भी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसकोबालामिनेज डेफिशिएंसी। एक एंजाइम होता है जो B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए या उसकी वर्किंग के लिए चाहिए होता है। अगर वो डेफिशिएंट होगा तो B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम आ ही जाएंगे। इसके अलावा कई दवाइयां हैं जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप गैस की दवाइयां लंबे समय तक खाते हैं, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटीहिस्टामिन, इनसे भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा जो डायबिटिक्स हैं और एक दवाई होती है मेटफॉर्मिन, अगर वो ज़्यादा समय तक लेंगे उससे भी B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि विटामिन B12 किन किन डाइटरी सोर्सेज से मिल सकता है और क्या चीज़ खाने से हमारे B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। गोली के अलावा क्या ऐसी नेचुरल या घर की चीज़ें हैं जो हम खाएं जिससे कि B12 की डेफिशिएंसी ना हो। तो चलिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। विटामिन B12 के सोर्सेस वेज और नॉन वेज दोनों हो सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, इसलिए हम वेज सोर्सेस को ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ। वैसे तो बोला जाता है कि विटामिन B12
केवल नॉनवेज फूड में ही होता है, पर मैं आप सबको कुछ वेज सोर्सेज भी बताना चाहता हूँ जिससे वेजिटेरियंस को भी नॉलेज हो जाए कि किन वेजिटेरियन सोर्सेज से B12 आराम से डाइट में सम्मिलित किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जितना भी डाटा दिया जा रहा है वह USA की FDA की जो वेबसाइट है उस पे जो डाटा है वही आपको दिया जा रहा है, पूरा प्रमाणिक डाटा, बिल्कुल सही डाटा। अगर कोई वेजिटेरियन में सबसे रिस्ट सोर्स है तो वह है न्यूट्रिशनल ईस्ट, जिसमें 346 से 1000% तक होता है। उसके बाद आता है मिल्क जो कि 54% पे आता है। फिर योगर्ट जो कि 43% होता है। उसके बाद अनाज जो कि 25% होता है और लास्ट में होता है चीज 19%। बात करेंगे नॉनवेज सोर्सेस ऑफ विटामिन B12। बीफ लिवर जिसमें सबसे ज़्यादा होता है 2.44%। आता है क्लैम्स 708%। फिर ऑयस्टर्स 621%। फिर सैल्मन 108%। उसके बाद आता है टूना जो होता है 104%। उसके बाद आता है बीफ 100%। फिर आता है एग 19% और लास्ट में टर्की जो कि एक तरह का चिकन होता है 14%। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम के बारे में। पहले हम बात करेंगे जनरल सिम्टम्स की। जनरल सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले बंदे को होगी थकावट, उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, स्टेमिना कम हो जाएगा और वह इरिटेबल ज़्यादा हो जाएगा जैसे कि एनीमिया में होता है। उसके अलावा वह सफ़ेद या पेल पड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि B12 डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया। अगर आपकी B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, तो नॉर्मल एनीमिया भी हो सकता है। और क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी है जो कि आरबीसी के मैच्योराइजेशन में मदद करती है, इसलिए आपके आरबीसी की मैच्योरिटी की डिफरेंट स्टेजेस में आएंगे जो अपना पूरा काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपका आरबीसी काउंट ठीक होगा, हीमोग्लोबिन भी ठीक हो सकता है, पर वह फंक्शनल एनीमिया हो जाएगा। आरबीसी अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा, आपको थकान हो जाएगी। तो पहला जो फीचर जो दिखेगा ही दिखेगा वो होगा थकानों का। फिर उसके बाद होती है न्यूरोपैथी। B12 जो है नर्व्स की मेंटेनेंस या उनके फंक्शनिंग या रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स बनते नहीं हैं, पुराने न्यूरॉन्स ही रिपेयर होते रहते हैं। रिपेयर के लिए B12 बहुत ज़रूरी है। अगर वह रिपेयर नहीं होगा तो न्यूरोपैथी से रिलेटेड सिम्टम बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे शरीर के एंड्स या हाथ और पैरों के अंत में पेन होना, वहाँ पे झंझनाहट होना, बर्निंग सेंसेशन होना, चलने में प्रॉब्लम आ जाना, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम आ जाना, रिफ्लेक्सेस का कम हो जाना, सेंसेशन का कम हो जाना जैसा कि डायबिटिक्स में होता है, सूंघने की शक्ति कम हो जाना, जो महसूस हो रहा है पिन मारेंगे तो कम महसूस होगा जितना पहले होता है। इसके अलावा जैसे कि मैं बता चुका हूं कि B12 का रोल आरबीसी और अन्य ब्लड सेल के सिंथेसिस में भी होता है, तो इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, पैनसाइटोपीनिया हो सकता है, थ्रम्बोसाइटोपीनिया हो सकता है। इसके अलावा स्किन पे भी कई लक्षण दिखाई देते हैं। बंदा पीला या पीलिया हो जाता है, उसके शरीर में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, विटिलिगो हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि B12 डेफिशिएंसी में आपको देखने को मिलती हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का डायग्नोसिस क्लिनिकल और लेबोरेटरिकल दोनों हो सकता है। क्लिनिकल में जब आप किसी भी डॉक्टर या जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे तो वह आपके सिम्टम से समझ लेगा कि आपको किसी न किसी चीज़ की कमी है, और क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर ही वह क्लिनिकल तौर पे B12 की डेफिशिएंसी को सस्पेक्ट कर सकता है। सस्पेक्ट करने के बाद B12
की दवाई गोलियों के द्वारा या फिर इंजेक्शनों द्वारा दिया जा सकता है। अगर बात करें, अगर लैब की रिपोर्ट कराएं 150 पिकोग्राम से अगर आपका B12 कम है तो आपको B12 सप्लीमेंटेशन इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स ले लेना चाहिए। और अगर एब्जॉर्प्शन की कोई समस्या है कि यदि आप लंबे समय तक गोलियां ले रहे हैं तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी B12 लिया जा सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल डायग्नोसिस हो गया, लैब से आपने B12 का लेवल ले लिया। इसके अलावा स्क्रीनिंग के लिए अगर आप ब्लड की पिक्चर कराएं तो उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया की आती है, वह भी डॉक्टर को सचेत करती है कि हो सकता है कि B12 की डेफिशिएंसी हो, और जिस तरह से डॉक्टर एसेस करता है उस हिसाब से ही वह आपका इलाज कर सकता है। डेफिशिएंसी को समय रहते समझ लेना और इसका इलाज लेना बहुत जरूरी है। इससे बहुत सारी बीमारियां आप रोक सकते हैं, अपने शरीर को कष्ट भी कम कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो B12 की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि मेरी इस वीडियो से आपका कोई इन्फॉर्मेशन या आपकी कोई जानकारी बढ़ी है तो कृपया मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर लिखिए, मैं उस कंफ्यूजन का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट में डालें, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।